हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करेंगे यूजिरो हाना की लाइफ को, जो बाकी यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एंड वेस्टिंग नो मोर टाइम, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, यूजिरो हाना का बेटा और बाकी और जैक हाना का फादर, और उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर भी कहा जाता है क्योंकि उसने ताकत और शक्ति का अनपैरेलल लेवल अचीव किया है। एंड यूजिरो की मां लंबे कालो बालों वाली खूबसूरत महिला थी, और जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था 1960 में, तब यूजिरो के इमीडिएट डर ने उन्हें घेर लिया था क्योंकि वो किसी तरह अपने नवजात बेटे की इच्छा को समझने में कामयाब रही थी। जहाँ इमीडिएटली उन्होंने अपने बेटे के धमकी भरे ओरे को महसूस किया और अपने बेटे के साथ बिताए समय ने उन्हें इमोशनली इस हद तक शॉक कर दिया था कि उसके बाद अब वो बच्चे नहीं चाहती थी। बाद में जब यूजिरो अकेला रहने लगा तो उसकी माँ ने वो जगह छोड़ दी जहाँ वो रहती थी, और उन्होंने पहाड़ों में एक मंदिर में जाकर अपनी बाकी लाइफ एक मॉन्क बनकर बिताई। और जब यूजिरो 16 साल का हुआ तब वो लड़ने और अपने कौशल को ग्रो करने के लिए वॉर में जाता है, जहाँ वो वियतनाम वॉर में था, जहाँ उसने फेमस ब्लडी मैरी बॉम्बिंग स्कीम खत्म होने के बाद अमेरिकन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहाँ यूजिरो एक छोटी बातचीत के बाद दो विद्रोहियों में से एक के भेस में बच जाता है, जहाँ उसे सोल्जर जेन नाम की एक महिला मिलती है और वो बाद में यूजिरो को यौन संबंध बनाने का सुझाव भी देती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो उस पर हंसती है और उस पर हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन ओगरे उसे शॉक कर देता है और कहता है कि वो है जो शासन करता है और उसे किसी भी वक्त मार सकता है। जिसके बाद यूजिरो और जेन साथी बन जाते हैं, जबकि अमेरिकन सोल्जर्स ब्लडी मैरी ऑपरेशन का मार्च करते हैं और खंडरों को देखते हैं, जहाँ यूजिरो खंडरों के बीच छुप जाता है और जनरल सैम गैरी पर हमला करता है। वो उसे मारता है और उसके चेहरे से उसकी त्वचा उतार देता है और उसे अपने ऊपर डाल देता है और खुद सैमी कॉन्शियस होने का नाटक करते हुए बाकी सोल्जर्स के बीच चला जाता है, जहाँ सोल्जर्स उसे किसी हेडक्वार्टर में ले जाते हैं सोचकर कि वो उनका जनरल है जिसे मदद की जरूरत है, जबकि वास्तव में उनके जनरल की मौत हो चुकी है। जिसके बाद यूजिरो उन सोल्जर्स पर हमला करता है, जिसके बाद वो इमारत के बीच आर्मी का कत्लेआम शुरू कर देता है, जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार गैरी नामक सोल्जर से होती है। जिसके बाद यूजिरो से छुटकारा पाने के लिए यूएस आर्मी ने हेडक्वार्टर के चारों ओर इकट्ठा होकर इमारत को पूरी तरीके से तोपों से उड़ा दिया था। फिर अचानक जैन एक्सप्लोजिव्स की एक बड़ी बैरल के साथ दिखाई देती है और यूजिरो को बताती है कि जब सेना गोलीबारी शुरू करेगी तो बैरल एक बड़ा विस्फोट करेगी। जिसके बाद जेन अंडरग्राउंड एग्जिट के लिए एक सीक्रेट पैसेज ढूंढती है और यूजिरो के साथ भागने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली ओगरे ने जैन की असली पहचान का अनुमान लगा लिया था, जहाँ उसका असली नाम डायना नील था और वो यूनाइटेड नेशन की कैनेडियन जासूस थी और उसको काम यूजिरो को इस अंडरग्राउंड रास्ते से ले जाना था, जहाँ यूनाइटेड नेशन आर्मी यूजिरो का वेट कर रही थी। जिसके बाद यूजिरो डायना नील से बदला लेने के लिए उसे ह्यूमिलेट कर देता है, फिर बाहर जाकर उसका वेट कर रही सेना को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके 9 महीने बाद डायना यूजिरो के बच्चे को जन्म देती है। अब आता है यूजिरो वर्सेस ओलिवा, जहाँ यूजिरो बिस्किट ओलिवा से लड़ रहा है। जहाँ ये एनीमे उस टाइम का व्यू दिखाता है जब यंग यूजिरो बैटलफील्ड के मैदान में लड़ा था, जहाँ अमेरिका अभी भी यूजिरो से छुटकारा पाने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ अपने बेस्ट यूनिट्स ग्रीन बैरेट्स, सील्स एंड डेल्टा फोर्सेस को भेजता है। हालांकि यंग फाइटर उन सभी को हरा देता है, जिसके बाद अल्टीमेटली अमेरिका को बिस्किट ओलिवा को भेजना पड़ता है, जो एक पावरफुल मैन और एरिजोना जेल में एक वीआईपी क्रिमिनल है। और कुछ ड्रग डीलर को खत्म करने के बहाने यूजिरो से छुटकारा पाने के लिए ओलिवा को काम पर रखा गया था। और जब वो मिलते हैं तो ओलिवा यूजिरो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और यंग फाइटर उसे बताता है कि वो जानता है कि ओलिवा कौन है, जहाँ ओलिवा इस फैक्ट से खुश होता है और उसके साथ थोड़ी फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यूजिरो ये कहते हुए चला जाता है कि वो ओलिवा को किसी और वक्त के लिए बचाकर रखना पसंद करेगा। और अंत में अब अमेरिका ने यूजिरो के साथ अलायंस बनाने का फैसला कर लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक आदमी यूजिरो हानमा से पूरी तरह से हार गया था। जिसके बाद यूजिरो एक बड़े और महंगे बैंक्वेट को अटेंड करता है और इसी जगह पर उसकी पहली बार मुलाकात एमी अकाजावा से होती है, जो अपने पति इची अकाजावा के साथ वहां आई थी। यूजिरो और एमी लगभग तुरंत ही भीड़ में एक दूसरे को नोटिस करते हैं और एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, जहां यूजिरो ने अपनी आंखों से ही उसे अपने प्यार में डाल दिया था, जिससे जेलस होकर इची एंट्री करता है और यूजिरो से बात करना शुरू कर देता है। फिर इची यूजिरो के सूट पर शैंपेन गिरा देता है, जिसकी वजह से यूजिरो एमी को किस करना शुरू कर देता है। जिसके बाद नाराज इची उस पर हमला करता है, लेकिन ब्राजीलियन जुडोका लोरियन ग्रासी उसे रोक देता है क्योंकि वो लड़ाकू इची का बचाव करना चाहता था। जिसके बाद वो यूजिरो को चुनौती देता है पर जल्दी हार जाता है। बाद में यूजिरो अकाजावा मैंशन में घुस जाता है, ये जानते हुए कि एमी उसे पसंद करती है और पूछता है कि एमी कहाँ है, और फिर वो उसकी आंखों के सामने इची को मार देता है। और थोड़ी देर बाद यूजिरो एमी को गले लगा देता है और उसे बताता है कि उसकी आंखों में उसे खून की प्यास बेहद ही पसंद आई, और वो उसके सामने ये भी कन्फेस करता है कि वो चाहता है कि वो उसके बच्चे की माँ बने। एंड सून आफ्टर दैट बाकी का जन्म होता है। अब आता है चाइल्डहुड सागा, और इस सागा में यूजिरो पहली बार बाकी और कारू हानायामा के बीच ड्यूल के दौरान दिखाई देता है और वो तब अपीयर होता है जब दोनों फाइटर्स अपनी लड़ाई खत्म कर लेते हैं। जिसके बाद यूजिरो उन्हें मॉक करता है और कहता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दोनों अभी जिंदा है। और एक्साइटेड हानायामा यूजिरो पर हमला कर देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जहाँ बाकी अपने राइवल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर ने उसे एक झटके से ही बाहर कर दिया था, जहाँ आखिरकार हानायामा को दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ने लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। फिर यूजिरो आसानी से हानायामा को ये कहते हुए बाहर कर देता है कि उसने केवल ऐसे कमजोर लोगों से मिलने में अपना वक्त बर्बाद किया, और वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। बाद में यूजिरो एमी अकाजावा से मिलने जाता है, जो उसे देखकर सरप्राइज और खुश हो जाती है और वो खुद को उसकी बाहों में डालने की कोशिश करती है।
लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है और बाकी को सही तरीके से बड़ा ना करने के लिए उसे क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि उनका बेटा अभी भी बहुत ही कमजोर है। वो उसे ये भी कहता है कि वो अब उनके बेटे की डेवलपमेंट को अपने हाथों में लेगा। फिर थोड़ी देर के बाद एमी गुस्सा हो जाती है और यूजिरो पर रेजर से हमला करने की कोशिश करती है, जो यूजिरो आसानी से रोक देता है। और यूजिरो का कहना था कि वो बाकी का टेस्ट करेगा, जिससे एमी ने अभी तक ट्रेन किया है। जिसके तुरंत बाद यूजिरो पहाड़ों पर जाता है और याशा ज़ारू को मार देता है और वो ऐसा सिर्फ बंदर का सिर बाकी को लाके दिखाने के लिए करता है, जिसके साथ उसके बेटे ने फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे। जिसके बाद यूजिरो अपने बेटे को उकसाने में कामयाब हो जाता है और हताश बाकी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसका फादर उसे रोक देता है और कहता है कि वो अगले महीने उससे लड़ना चाहता है। फिर वो जापान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे मारने के लिए 1 घंटे में वहां आएगा। फिर वो वास्तव में प्राइम मिनिस्टर की हवेली में दिखाई देता है और अपने दम पर बड़ी संख्या में गार्डों को हरा देता है और वो उससे कहता है कि उसे अपनी सुरक्षा का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद उसकी मुलाकात होटल में एमी से होती है और वो उसे पागलपन भरा प्यार दिखाना चाहती है और उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहती है, पर यूजिरो ने उसे कहा उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और अगर बाकी ने लड़ाई में उसे निराश किया तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। और जब अपने बेटे के साथ उसकी लड़ाई का दिन आता है तब यूजिरो पर गाया हमला करता है, जो उसके स्किल्स का टेस्ट करना चाहता था। और बेशक गाया लड़ाई हार जाता है, लेकिन फैंस का मानना है कि दोनों फाइटर्स फाइट में बराबरी थे। बाद में यूजिरो हेलीकॉप्टर से लड़ाई की जगह पर पहुंच जाता है, जहां बाकी और उसके कई दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर हेलीकॉप्टर में से पहले ह्यूमिलेटेड गाया उतरता है, जो यूजिरो के सामने घुटने टेक देता है। फिर ओगरे के साथ एमी अकाजावा, हिटोशी कुरिगावा और सर के नाम से जाने जाने वाला एक ओल्ड सोल्जर भी दिखता है। और ये बड़ा मैच एक अनएक्सपेक्टेड अर्थक्वेक के साथ शुरू होता है, जिसे यूजिरो जमीन पर पंच मार के रोक देता है और यूजिरो की इस मान शक्ति से हर कोई सरप्राइज हो जाता है। फिर बाकी ताकत के इस अनयूजुअल परफॉर्मेंस के बारे में फिक्र ना करने की कोशिश करते हुए अपने फादर पर हमला करता है और लड़ाई के दौरान बाकी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, लेकिन अपने फादर को कोई भी गंभीर डैमेज नहीं पहुंचा पाता, जहां यूजिरो अभी भी अपने बेटे के स्तर से बहुत अनसेटिस्फाइड था। फिर एक्साइटेड यूजिरो अपने बेटे को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है और लगभग उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन एमी उसे रोक देती है। जहां एमी उसके चेहरे पर वार करती है, बट इवेंचुअली ओगरे उसे आखिरी बार गले लगाता है और उसकी रीढ़ को तोड़ देता है और उसे मार देता है। इसके बाद यूजिरो क्रेजी मोड में आ जाता है और लड़ाई देखने आए सभी लोगों पर पीट पीट कर मार डालना शुरू कर देता है। फिर वो क्राइम सीन से ये सब करने के बाद चला जाता है। जिसके बाद यूजिरो पहली बार तब सामने आया जब उसका मेंशन इजोई मोटोबे ने ग्रैपलर बाकी के शुरुआती चैप्टर्स में किया था, जहाँ टोक्यो डोम के अंडरग्राउंड एरिना में माउंट टोबा के साथ बाकी की लड़ाई के एंड में यूजिरो ने अपनी पहली बार प्रॉपर प्रेजेंस रिकॉर्ड की थी। इसके बाद यूजिरो अचानक प्लेग्राउंड में एंट्री करता है और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, जहाँ बाकी अपने फादर को देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त बाद उसकी उनके साथ पहली बार मुलाकात हुई थी। और वो यूजिरो पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन यूजिरो आसानी से बाकी को मार गिराता है और उन्हें डोको ओरोची भी देख रहा होता है, जो बाद में मैदान में एंटर करता है। डोको उसे बताता है कि वो अभी भी उन घावों को नहीं भूला है जो उनके पहले क्लैश ने उसे दिए थे। जिसके बाद दोनों फाइटर्स एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाते हैं और डोको चेयरमैन मित्सुनरी टोकुगावा से उसके और यूजिरो के बीच मैच कराने के लिए कहता है, जहां टोकुगावा इस ऑफर पर खुशी से एग्री हो जाता है। बाद में एक दिन यूजिरो की मुलाकात सड़क पर इजोई मोटोबे से होती है, जहां मोटोबे ने उसे बताया कि जब उसे पता चला कि डोको ओगरे के खिलाफ लड़ने जा रहा है तो उसे बहुत जलन महसूस हुई और वो उससे ये भी कहता है कि वो यूजिरो के साथ पर्सनल बिजनेस निपटाना चाहता है। जिसके बाद ओगरे उससे कॉन्क्रीट के बजाय घास पर लड़ने का फैसला करता है और मोटोबे इसे यूजिरो के डर के एक्ट के फॉर्म में लेता है, जहाँ वो सोचता है कि यूजिरो कॉन्क्रीट पर उससे लड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मोटोबे लड़ाई के दौरान थ्रोइंग की टेक्निक का यूज करने में माहिर है। जहां मोटोबे दिखाता है कि उसने अपने ट्रेनिंग के फाइनल ईयर्स के दौरान काफी प्रोग्रेस की है, जिस पर यूजिरो उसकी काफी तारीफ करता है। और अनफॉर्चुनेटली उसके पास वैसे भी धरती में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। फिर आखिरकार यूजिरो उसे जमीन पर पटक देता है और फिर मजाक में कहता है कि मोटोबे लकी है क्योंकि वो कॉन्क्रीट पर नहीं लड़े थे। फिर बड़ी लड़ाई की शुरुआत से ठीक पहले यूजिरो लेट गया और अंडरग्राउंड एरिना के लोकर रूम में आराम करने चला गया। और जब लड़ाई शुरू होती है तो डोपो यूजिरो के ऊपर कूदकर और उसे फुल बॉडी हेडलॉक लगाकर लड़ाई शुरू करता है। उसके बाद यूजिरो दौड़कर दीवार से कूदकर रिएक्ट करता है, फिर अपनी पीठ जमीन पर पटक देता है। फिर डोपो वक्त पर चकमा देते हुए यूजिरो पर एक कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे यूजिरो बच जाता है। जिसके बाद यूजिरो डोपो के खिलाफ कोडोंडे टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है, जबकि उसी वक्त डोपो माइबा स्टांस का यूज करता है, जो एक डिफेंसिव बेस स्टाइल भी है। जिसके बाद यूजिरो उस पर पहले हमला करता है, जिससे डोपो को दोबारा हमला करने का फायदा मिल जाता है। फिर वो ओगरे की चेस्ट पर 5 बार मुक्के मारता है, जिसके बाद भी यूजिरो बिना किसी नुकसान के खड़ा हो जाता है और डोपो पर बेतहाशा मुक्के मारना शुरू कर देता है। और अभी भी लड़ाई जारी है और डोपो संगन स्टाइल का यूज कर रहा है, एक ऐसी बैटल टेक्निक जो यूजर की आंखों को गिरगिट की तरह बनाकर ओपोनेंट के सभी हमलों को रोकने को अलाउ करती है, जिससे वो यूजिरो के किए गए सभी दिशाओं से हमलों को देखने में काबिल हो जाता है। जहाँ ओगरे इस डिफेंस से आगे निकलने में नाकाम है और फिर डोपो यूजिरो पर लगातार मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां डोपो उस पर सक्सेसफुली लगातार वार करने में सक्षम है, जब तक कि बाकी नहीं आ जाता और ओगरे उसे देख नहीं लेता। फिर बाकी को देखकर यूजिरो गुस्सा हो जाता है, जिससे उसे अपने अंदर के राक्षस को वापस बाहर निकालना पड़ता है। और अब यूजिरो की ताकत और स्पीड बढ़ने के साथ डोपो के घूंसे ओगरे पर कोई भी असर नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद यूजिरो डोपो का हाथ पकड़ लेता है, उसकी एक उंगली लगभग काट ही देने वाला होता है। फिर स्टेडियम में बैठे लोग कमेंट करते हैं कि डोपो के हमले किसी ह्यूमन के लिए नहीं है और ओगरे कुछ हद तक इन
ह्यूमन जैसा बन चुका है। जिसके बाद यूजिरो डोपो पर शातिराना हमला करता है, जिससे हर हमले से डोपो का शरीर कट जाता है। फिर डोपो अपनी भुजाओं से ओगरे के पेट को छेदने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिरो के रिफ्लेक्सिस से वो मात खा जाता है, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और डोपो कुछ सेकंड के लिए जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर हर कोई सोचता है कि उसका तो काम तमाम हो गया है। फिर डोपो लड़ाई जारी रखने के लिए वापस खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर यूजिरो अचानक डोपो की दाहिनी आंख को उसके चेहरे से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ओगरे सीधे डोपो के दिल पर मुक्का मारकर मैच खत्म कर देता है, जिससे डोपो लगभग मर ही गया था। बाद में वो कुरेहा शिनोई के खिलाफ अपने बेटे की लड़ाई देखने आता है और एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि बाकी हार गया है, जिसके बाद कुरेहा यूजिरो को मैदान में आने के लिए उकसाता है और यूजिरो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पास आता है, लेकिन तभी बाकी उठ खड़ा होता है और अपने फादर से इंटरफेयर ना करने के लिए कहता है। जब ओगरे बाकी की लड़ाई के स्टांस को देखता है और अनुमान लगाता है कि उसका बेटा किस टेक्निक का यूज करना चाहेगा और वो उसे गुड लक कहता है और रिंग छोड़कर चला जाता है। अब आता है मैक्सिमम टूर्नामेंट सागा, जहाँ मैक्सिमम टूर्नामेंट के वक्त यूजिरो अचानक से फाइटर्स के लोकर रूम में दिखाई देता है और वहाँ मिशनरी टोकुगावा उसे अपने टूर्नामेंट को डिस्ट्रॉय ना करने के लिए कहता है, जिसके बाद यूजिरो का कहना था कि वो वहाँ सिर्फ देखने के लिए आया है। फिर भी वो चाहता है कि उसका यंग टीममेट यू अमनाई टूर्नामेंट में शामिल हो, जिसके बाद ओगरे अपने साथी के लिए जगह खाली करने के लिए कॉम्पिटिटर्स में से एक जगाता शमन की रीढ़ तोड़ देता है। और पहले तो ये अननोन था कि यूजिरो का साथी कौन है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है जो यूजिरो से यूएसए में मिला था जब अमनाई यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता था, जहाँ ओगरे अमनाई के बैटल स्टाइल और विजन से इम्प्रेस हो गया था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूजिरो टूर्नामेंट के दौरान टोकुगावा के बगल में बैठता है और लड़ाई को देखता है, जहाँ कभी कभी वो बोर हो जाता है और बाहर चला जाता है। फिर टूर्नामेंट के दौरान यूजिरो की मुलाकात जैक हैमर से होती है और जब जैक पहले दौर में अपनी लड़ाई जीत जाता है तो यूजिरो से बात करने के लिए मैदान में जाता है। फिर उनके बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि बाकी बीच में आ जाता है, पर यूजिरो उसे उड़ाकर फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जैक यूजिरो के पास जाता है और उससे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर यूजिरो बहुत खुश हो जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ओगरे अनाउंसमेंट करता है कि जैक को भी उससे लड़ने का पूरा हक है। फिर अमनाई वर्सेस डोपो में जब अमनाई को पता चलता है कि लड़ाई खत्म करने के लिए डोपो और ओची पहले ही काफी डैमेज हो चुका है, तो वो टोकुगावा और ऑडियंस से उसे विनर बनाने के लिए कहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो और ज्यादा हिंसा का यूज नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर यूजिरो आता और अपने हाथों के किनारों से अमनाई पर हमला करता है, जिससे अमनाई की कॉलर बोन डिफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद यूजिरो उसे कमजोर कहता है और उसे एरिना के वुडन बैरियर पर फेंक देता है। फिर वो टूर्नामेंट रोकने के बदले टूर्नामेंट के सभी करंट विनर से लड़ना चाहता था, लेकिन तभी कुरेहा वहां आता और कहता है कि यूजिरो को हारने वालों से लड़ना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। फिर मॉन्स्टर बिना किसी रुकावट के उन सभी को वहां हरा देता है। फिर सभी विनर्स यूजिरो को उकसाने के लिए मैदान में आ जाते हैं। हालांकि अचानक यूजिरो को ट्रैंकुलाइजर गोलियों से मार दिया जाता है और ये पता चलता है कि उन शॉट्स की स्कीम टोकुगावा और बाकी ने यूजिरो को रोकने के लिए बनाई थी, जिसके बाद उसे स्टील वाले दरवाजों के एक बंद कमरे में ले जाया जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद वो उठता है और दरवाजे तोड़कर वहां से चला जाता है। फिर कायो रेस्तु के साथ बाकी के मैच से पहले यूजिरो अपने बेटे के ओपोनेंट से बातचीत करने आता है और वो उससे कहता है कि उसे इस लड़ाई से थोड़ा डरना चाहिए। जिसके बाद लड़ाई के दौरान यूजिरो अपने बेटे की क्रूरता को देखता है और उम्मीद करता है कि रेस्तु बाकी में एक्चुअल खानमा स्पिरिट को जगाएगा, बट इवेंचुअली बाकी रेस्तु को नहीं मारता, भले ही वो उसे मारने के बहुत करीब क्यों ना हो। फिर लड़ाई के बाद यूजिरो बाकी से मिलता है और उसे बताता है कि वो अपने बेटे की नाजुकता की वजह से बहुत ही डिसअपॉइंट है। अब आता है यूजिरो वर्सेस जैक, जहां बाकी और जैक के बीच फाइनल बैटल लगभग शुरू होने ही वाला है और मैच शुरू होने से पहले यूजिरो जैक से मिलने आता है, जहां जैक उसे बताता है कि जब वो बाकी के खिलाफ लड़ाई जीत जाएगा तो वो यूजिरो को भी हराने आएगा। जिसके बाद फाइनल बैटल के दौरान जैक यूजिरो और डायना नील का बेटा निकलता है और लड़ाई के बाद यूजिरो फिर से जैक से मिलने आता है और उसकी हार और उसके डिस्ट्रॉय हुए शरीर से डिसअपॉइंट होता है। फिर वो अपने बेटे से दूर हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक उस पर हमला करता है और यूजिरो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। फिर बदले में ओगरे जैक को बेरहमी से काटता है और थके हुए जैक को आसानी से हरा देता है और एक दिन में 2 बार हारने के लिए उसकी बेइज्जती भी करता है और वो वहां से फिर चला जाता है। जिसके बाद आता है मोस्ट एविल डेथ रो कॉन्विक्ट सागा और इस सागा में यूजिरो को पहली बार टेलीविजन देखते हुए दिखाया गया है, जिसमें वो 5 कॉन्विक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो टोक्यो में आए हैं, जहां यूजिरो एक छोटे से ट्रेनिंग सेशन के बीच में है और उसी वक्त वो सिगरेट पीता है, जिसे वो थोड़ी देर में अपने पांव से कट कर देता है। फिर वो पुलिस पर हंसना शुरू कर देता है, जो उसकी राय में कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक ही वक्त में 5 कैदी कैसे भागे। फिर वो बाकी को उससे लड़ने के लिए कोजुका किडनैप करने के लिए सिकोस्की को काम पर रखता है, जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सिकोस्की के साथ हाथापाई भी करता है। लेकिन तभी वहाँ ओलिवा आ जाता है। बाद में वो बाकी को मजबूत बनने के लिए बाकी और कोजुको जितनी बार पॉसिबल हो सके यौन संबंध बनाने के लिए एनकरेज भी करता है, जिसके बाद वो अपना हाथ कट जाने के बाद मोटोबे से हार ना मानने के लिए ये नागी को ब्रूटली खत्म कर देता है। और अब आता है गॉड लाइक क्लैश ऑफ किड्स सागा, जहाँ यूजिरो मोहम्मद अली जूनियर का टेस्ट करने का फैसला करता है और जब जूनियर मैच अधूरा छोड़कर वहां से चला जाता है तो वो बहुत ही नाराज हो जाता है। जिसके बाद वो जब रियू कायो से लड़ता है तो वो हिंसक रूप से उसका चेहरा चीर देता है। उसके बाद वो काकू से लड़ता है, जो एक अच्छी लड़ाई लड़ने में कामयाब रहता है, लेकिन लड़ाई तब खत्म होती है जब काकू अचानक बुढ़ापे से मर जाता है। पर बाद में वो पुनर्जीवित होने के बाद यूजिरो से मिलता है और 1 सेंचुरी के बाद फिर से लड़ने का वादा करता है। जिसके बाद आता है कॉम्बैट शैडो फाइटिंग सागा, जहाँ जब अफ्रीका में यूजिरो होता है तब वहाँ एक विशाल राक्षसी हाथी ने उत्पात मचा रखा होता है, जहाँ उसने 41 ह्यूमंस और 977 एनिमल्स को मार डाला होता है। और जब हाथी से समन के लीडरशिप वाली टास्क फोर्स को खत्म होने के बाद यूजिरो आता है
तो वो हाथी को बहुत आसानी से मार देता है। इसके ठीक बाद वो निकल जाता है और समर हाउस में चला जाता है और कुछ वक्त के लिए वहाँ रुकता है। और एक दिन गैरी उससे मिलने जाता है, जहाँ यूजिरो को गैरी से बाकी की स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है, पर वो इसे सुनकर हंसने लग जाता है क्योंकि उसे ट्रेनिंग का ये तरीका बहुत ही रिडिकुलस लगता है। इसके बाद आता है ग्रेट प्रिजन बैटल सागा, जहाँ जून, ग्वेरू और बिस्किट ओलिवा की लड़ाई के आखिर में यूजिरो ग्वेरू के हेलुसिनेशन में दिखाई देता है और उसे बिस्कुट ओलिवा को हराने के लिए बधाई भी देता है। और उस बीच वास्तव जीवन में वो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को अपने पर्सनल ड्राइवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए कार के अंदर दिखाई देता है, जहां बाद में वो व्हाइट हाउस जाता है और प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी स्टाफ की क्षमता टेस्ट करते हुए प्रेसिडेंट को खिड़की से फेंक देने के बाद उसे आखिरी सेकंड में बचा लेता है और उस यंग बॉय को बधाई देता है जिसने यूजिरो से लड़ने के बजाय प्रेसिडेंट की रक्षा करने के लिए इस तरह का रास्ता चुनना सही समझा। जिसके बाद आता है पिकल वॉर सागा, जहां जब पिकल के प्रिजन के अंदर हर कोई उसकी पावर के ऐसे डिस्प्ले से सरप्राइज था और उसी वक्त बिल्डिंग को अमेरिकन मिलिट्री पुलिस घेर लेती है। जिसके बाद यूजिरो बाहर चला जाता है और उसका सामना लेफ्टिनेंट हेनरी से होता है, जो क्लियर करता है कि ओग्रे बेस में घुसपैठ करने के लिए किसी भी लीगल प्रोसेस से इम्यून है, लेकिन बाकी फाइटर्स नहीं है। जिसे सुनकर यूजिरो पिकल के साथ साथ अमेरिकन मिलिट्री बेस के सारे सोल्जर्स को मार देने की धमकी देता है अगर उन्होंने बाकी फाइटर्स को बाहर नहीं जाने दिया तो, क्योंकि उसका मानना था कि वो भी उसके जैसे ही रीजन से बेस पर आए थे, जहां वो मार्शल आर्ट की दुनिया में बस पिकल का वेलकम करने के लिए आए थे। और इस वजह से हेनरी और यूएस मिलिट्री के पास अंडरग्राउंड एरिना के फाइटर्स को छोड़ देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। बाद में उसे डोपो द्वारा इनवाइट किया जाता है, जहाँ यूजिरो एक बार में ड्रिंक करने जाता है और उसके बाद वो टोकुगावा से मिलने जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद यूजिरो यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू प्रेसिडेंट से मिलने जाता है, जहाँ यूजिरो हानमा बेसिकली इतना बुरा है कि अमेरिका का हर प्रेसिडेंट कसम खाता है कि वो उसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी करेंगे और कभी भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और कभी भी उसके जीवन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे मार सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स से जो चाहे ले सकता है। फिर यूजिरो एरिजोना स्टेट प्रिजन जाता है, जहाँ बाकी और बिस्किट ओलिवा का आमना सामना हुआ था। फिर वो बिस्किट के चेहरे पर सीधे मुक्का मारकर उसे गिरा देता है और जब बिस्किट अपनी पकड़ की ताकत का यूज करने का फैसला करता है तो यूजिरो उसे फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। इससे ये साबित होता है कि यूजिरो डीमन बैग के बिना भी बिस्किट ओलिवा से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद स्ट्राइडम हाईली एडवांस आर्मर पहनकर तैयार हो जाता है, जो आर्मर बहुत सारे एक्सप्लोजिव से इक्विप्ड होता है, क्योंकि उसने इस आर्मर का यूज करके यूजिरो हानमा से लड़ने की योजना बनाई थी, जहां वो मानसिक रूप से खुद को यूजिरो से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। फिर यूजिरो उसके पीछे आता और उसे डरा देता है। फिर वो यूजिरो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूजिरो को ये बहुत फनी लगता है और वो उस पर हंसता है। फिर वो इतना हंसाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन अगले ही पल यूजिरो उसके हेलमेट पर लात मारता है और उसके सूट को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्ट्राइडम से कहता है कि क्या वो वास्तव में अपना वादा तोड़ना चाहता है और उसके खिलाफ कमजोर होकर लड़ना चाहता है, जहां वो अभी भी सोचता है कि उसके पास उसके खिलाफ लड़ने का एक मौका है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसका आर्मर पहले से ही टुकड़ों में कट चुका है, जिसे देखने के बाद स्ट्राइडम हार मान लेता है। फिर जब यूजिरो और बाकी का फाइनल बैटल करीब आ रहा होता है, यूजिरो टोकुगावा से मिलने जाता है और उसकी तबीयत को लेकर बहुत कंसर्न होता है। जिसके बाद टोकुगावा यूजिरो से पूछता है कि वो उसकी परवाह क्यों करता है, क्योंकि असल में उसे किसी की परवाह नहीं है। फिर वो यूजिरो पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसे खून की खांसी होने लगती है और जल्दी उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद यूजिरो टोकुगावा की नौकरानी को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो सड़कों पर चल रहा होता है और हर किसी की कमजोरी को नोटिस करने में कैपेबल होता है, जो उसकी नजर में आ रहे थे। और ये ऐसा था जैसे यूजिरो की आंखें उनके शरीर के थ्रू देख सकती थी और वो सिर्फ एक नजर से ही हर एक आदमी की कमजोरी को ढूंढने लग जाता है। और यूजिरो फिर न्यूयॉर्क शहर के एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ स्ट्राइडम उसे बताता है कि बाकी अब इस दुनिया में कुछ हद तक एक सेलिब्रिटी जैसा है, जो चीज क्लियरली यूजिरो को गुस्सा दिलाती है। फिर स्ट्राइडम उसे बताता है कि बाकी उसके साथ एक नॉर्मल फादर एंड सन की तरह डिनर करना चाहता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, जहाँ जापान के टॉप लीडर्स और वो एक दूसरे को कोयला दिखा रहे थे। लेकिन तभी उनकी बैठक में खुद यूजिरो ने दखल दे दिया और उसकी अचानक प्रेजेंस ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को डरा कर रख दिया। फिर यूजिरो गुस्सा हो गया और उसने कोयले को ले जाकर कुचल दिया। फिर उसने धूल के साथ एक क्रॉस बनाया और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को उसके सामने अपनी शपथ दोहराने को कहा। और जब राष्ट्रपति अपनी शपथ दोहराते हैं तो यूजिरो उन पर चिल्लाता है और उनसे कहता है कि वो अपनी शपथ का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो उसके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ उसके और उसके बेटे के बीच झगड़े पर प्रेसिडेंट का कहना है कि यूजिरो और बाकी की लड़ाई कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये एक नेशंस के बीच की लड़ाई की तरह है और उन्हें इसे करीब से देखना होगा। जिस पर यूजिरो को उनकी ईमानदारी पसंद आती है। फिर वो प्रेसिडेंट को कहता है कि वो उनके एरिया में एंटर ना करें। बाद में एक न्यूज चैनल पर दिखाया गया कि हजारों लोग एक पुल पर चल रहे थे और उसी वक्त पुल पर बिजली गिर गई, लेकिन उस बिजली से कोई भी घायल नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिजली वास्तव में गिरी थी यूजिरो हानमा पर और उस इफेक्ट के पल में यूजिरो का पूरा कंकाल दिखाई देने लगा, जहाँ उसकी खोपड़ी एक राक्षस के आकार की थी। और न्यूज रिपोर्टर्स समेत जिसने भी उस छवि को देखा वो पूरी तरह से चौंक गया और विश्वास नहीं कर सका कि ये वास्तव में वास्तविक था। बाद में
उसी जगह पर बाकी तैयारी कर रहा था। फिर बाकी के घर पर अचानक यूजीरो उससे मिलने आया और ये इतना अचानक हुआ कि बाकी को समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने कॉफी बनाई और अपने फादर को भी दी, जहाँ यूजीरो को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे मजा नहीं आया, जिस पर बाकी ने माफी मांगी। और फिर कुछ देर बात करने के बाद यूजीरो ने बाकी की मेज को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसके बाद यूजीरो ने बाकी की जगह छोड़ दी और उससे कहा कि वो उसके साथ रात का डिनर करना चाहता है। फिर बाकी यूजीरो के लिए रात के खाने के लिए तैयार होने लगता है और उस मेज को ठीक करने लगता है जिसे यूजीरो ने पहले तोड़ दिया था। और फिर वो बाद में सरप्राइज रह गया क्योंकि यूजीरो आखिरकार रात का खाना खाने के लिए उसके पास आया था, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि वो हमेशा से इस पल को जीना चाहता था जहां यूजीरो ने बाकी को खाना बनाने के लिए धन्यवाद भी करा था। और बाकी को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि उसके फादर कभी इतना पोलाइट हो सकते हैं। जहाँ यूजीरो और बाकी के बीच अच्छी बातचीत हुई और बाकी को इतना अच्छा लगा कि वो रोना चाहता था क्योंकि यूजीरो आखिरकार उस फादर की तरह काम कर रहा था जो बाकी हमेशा से चाहता था। जिसके बाद जब उन्होंने अपना डिनर खत्म किया तो बाकी ने यूजीरो से पूछा कि क्या वो बर्तन धो सकता है, और यूजीरो ने कहा कि वो इसका फैसला रॉक पेपर सीजर्स खेलकर करेंगे और जब वो इससे खेलेंगे तो हारने वाला बर्तन धोएगा और साफ करेगा। फिर बाकी वास्तव में जीतता है और सोचता है कि यूजीरो बर्तन साफ करेगा, लेकिन यूजीरो अपनी कैंची से बाकी की रिफ को काट देता है, इसलिए आखिर में बाकी को सभी बर्तन साफ करने पड़ते हैं। इसके बाद यूजीरो बाकी को रात का खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। फिर वो घर के बाहर जाता है और उन गार्ड्स को डराता है जिन्हें यूजीरो और बाकी की जासूसी करने का काम सौंपा गया था। और अगले दिन बाकी एक सुपर फैंसी रेस्टोरेंट में जाता है जिसे यूजीरो ने अपने डिनर के लिए बुक किया था, जहाँ बाकी कैजुअल कपड़ों में था और दूसरी ओर यूजीरो फैंसी कपड़ों में अपीयर होता है। जहां बाकी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यूजीरो ने रेस्टोरेंट में और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट मैनेजर के सामने कैसा व्यवहार किया, लेकिन उसे ये अच्छा लगा क्योंकि उसे अपने पिता से बहुत सी चीजें सीखने को मिली। लेकिन जल्दी चीजें उन दोनों के बीच बदलनी शुरू हो गई। फिर बाकी ने यूजीरो से पूछा कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा, जिसके बाद बाकी ने यूजीरो को कॉलर पकड़ लिया, जिससे यूजीरो को इतना गुस्सा आया कि उसके ओरे की वजह से पूरी इमारत हिल गई, जहाँ यूजीरो पागल होने लगता है। और फिर वो बाकी को सबक सिखाने के लिए उसके बट पर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वो उड़ जाता है और इतनी जोर से वो बाकी को खिड़की से बाहर उड़ाकर नीचे गिराता है कि वो थोड़ी देर तक उठ नहीं पाता, लेकिन फिर भी बाकी वापस आने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद यूजीरो बाकी को पीटने लगता है और उसके सिर को पकड़ लेता है और फिर वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को एक खड़ी कार पर लगातार मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी को यूजीरो द्वारा पीटा जाना चालू रहता है। ऐसा लगता है कि यूजीरो को बाकी के सभी हमलों से लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिसके बाद यूजीरो बाकी पर चाबुक जैसा हमला करता है और बाकी को एक्सट्रीम पेन का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब वो यूजीरो पर उसी हमले का यूज करता है तो बाकी के ठीक उल्टा यूजीरो अपना दर्द छुपाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो बाकी पर बिना किसी हिचकिचाहट के कई वार करता है। फिर यूजीरो पर कई शॉट्स करे जाते हैं, लेकिन अपनी ड्यूरेबिलिटी के कारण यूजीरो ने उनमें से ज्यादातर को रोक दिया। इससे बाकी को अपने ट्राइसेराटोप्स फिस्ट यूज करने का मौका मिला, जिसे देखकर यूजीरो शॉक रह गया। फिर बाकी यूजीरो को धक्का देने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर यूजीरो अपने ट्राइसेराटोप्स फिस्ट यूज करना शुरू कर देता है। फिर लड़ाई के बीच यूजीरो की शर्ट एक स्माइलिंग डीमन के साथ उड़ जाती है और एक शॉक वेव हर किसी को हिट करती है जो उसे देख रहा होता है। जिसके बाद यूजीरो हानमा ने अपने डीमन को वापस एक्टिव कर दिया। फिर बाकी ने हमला किया और यूजीरो पर कुछ अटैक किए, जिससे यूजीरो ने बाकी को एडमायर करा और अपने पिता से तारीफ सुनकर बाकी रोने लगा। फिर यूजीरो कोशिश करता है उसके सिर पर थपथपाने की, लेकिन बाकी उसे डॉज कर देता है जब तक कि यूजीरो उसे पकड़ नहीं लेता। फिर जल्दी पिकल इस फन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाता है और वो यूजीरो का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन बाकी उसे मुक्का मार देता है, जिससे पिकल को फील होता है कि अब ये उसकी लड़ाई नहीं है और पिकल एक गुड बॉय बन जाता है और बाकी लोगों की तरह उनकी लड़ाई देखने के लिए चुपचाप कोने में बैठ जाता है। फिर लड़ाई जारी रहती है जहाँ यूजीरो बार बार बाकी को हरा देता है। जल्दी यूजीरो के फादर यूचिरो हानमा आत्मा के रूप में अपीयर होते हैं और वो यूजीरो हानमा का मजाक उड़ाते हैं और बाकी को एनकरेज भी करते हैं इस लड़ाई को जीतने के लिए। और जब लड़ाई जारी रहती है तो यूजीरो बाकी पर अपने फादर की टेक्निक का भी यूज करता है। फिर वो उस टेक्निक से बाकी को कई बार कार से टकराता है, लेकिन जल्दी बाकी भी उस पर एक लात और मुक्का मारता है, जिससे यूजीरो को भी बड़ा नुकसान होता है। फिर बाकी अपने हमले जारी रखता है, जिसमें फेमस नट शॉट भी शामिल होता है, जो इस बार बिल्कुल परफेक्टली लैंड होता है। इसलिए उनकी लड़ाई लंबे समय तक चलती है, लेकिन बाकी को फाइनली यूजीरो हरा देता है और इसके साथ ही उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। इसलिए एंड में यूजीरो हानमा दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का खिताब कंटिन्यू रखता है। और ये भी सच है कि बाकी ने शायद उसे किसी और की तुलना में अपनी चरम सीमा तक धकेल दिया था। फिर फादर और सन की लड़ाई के एंड के बाद बहुत ही बोरिंग टाइम आता है, क्योंकि कोई भी लड़ाई नहीं लड़ रहा था और इस बोरिंग टाइम के दौरान किसी के पास सामना करने के लिए कोई वास्तविक चुनौती नहीं थी, जहाँ हानायामा किसी न किसी से लड़ना चाहता था। और जब यूजीरो और हानायामा मिलते हैं तो कुछ एक्साइटमेंट पाने के लिए हानायामा यूजीरो को मुक्का मार देता है, जिससे यूजीरो की नाक से थोड़ा खून बहने लगता है। लेकिन जब यूजीरो हमला करता है तो वो हानायामा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर भी हानायामा उस पिटाई का आनंद लेता हुआ दिखता है, क्योंकि इससे उसे कुछ समय बाद एक बार फिर से एक्साइटमेंट महसूस करने का मौका मिला था। फिर यूजीरो हानमा का सामना मुसाशी मियामोटो से होता है, जिसे आधुनिक युग में पुनर्जीवित किया गया था, जहां मुसाशी मियामोटो उसको दूसरों की तरह काटने में सक्षम नहीं था और उसके शरीर को कवच के सूट जैसा कुछ मानने लगा था। इसलिए यूजीरो शुरू में लड़ाई में हावी हो गया था। लड़ाई के एंड में मियामोटो बेहद गंभीर हो जाता और यूजीरो को मारने चला जाता, लेकिन इजू मोटोबे उनकी लड़ाई में इंटरफेयर करके मियामोटो को रोक देता और इस बात पर यूजीरो इतना गुस्सा हो जाता और इतना पागल हो जाता है कि वो मोटोबे को पीटना शुरू कर देता है। भले ही वो पहले ही अटैक से काफी हद तक घायल हो चुका हो, पर बाद में वो
भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपनी लड़ाई को ड्रॉ डिक्लेयर करने का फैसला करते हैं, लेकिन फिर भी मियामोटो यूजिरो पर कई कट लगाने में सक्षम रहा। टोकुगावा यहाँ तक कि यूजिरो भी जानता था कि मुसाशी उसके पहले सामना किए गए किसी भी अपोनेंट से डिफरेंट है, इसलिए इसके बाद मुसाशी और यूजिरो को एक दूसरे का सामना करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अंडरग्राउंड एरिना में इन दोनों को पूरी तरह से लड़ते हुए देखने में मजा आएगा। और इसके बाद बाकी सुमो आग के दौरान यूजिरो को पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रम्प को पीटते हुए और जो बिडेन से मिलते हुए देखा गया। और एक टेस्ट रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि यूजिरो हान्मा में टेस्टोस्टेरोन का लेवल प्लेनेट पर किसी भी अन्य पुरुष की तुलना में 10 गुना ज्यादा है, जो एसेंशियली हर किसी को उसकी नजर में महिला बना देता है। जिसके बाद यूजिरो का सामना नोमिनो सुकुने से भी होता है, जो पहले से ही हार की स्टेट में था, और उससे मिलते ही यूजिरो ने उसे नीचे पटक दिया। और यहाँ तक कि यूजिरो सुकुने के हमलों को आसानी से संभालने में भी सक्षम था। फिर वो आसानी से सुकुने को डिफीट कर देता है और सुकुने को छोड़ देता है। जिसके बाद वो केहाया से एक किकिंग कंपटीशन में मिलता है, जहाँ आश्चर्यजनक रूप से केहाया यूजिरो को छत से मारने में सफल हो जाता है। लेकिन यूजिरो वापस आ जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर जब यूजिरो उस आदमी को छत से मारता है तो वो वापस नहीं गिरता या शर्म के मारे अपना चेहरा दिखाने के लिए वापस नहीं आता। और यूजिरो की लाइफ इस वीडियो में हमने यहीं तक कवर की है। अगर आप यूजिरो की बाकी बची हुई लाइफ भी देखना चाहते हैं तो हमने बाकी हान मांगा भी पूरी कवर की हुई है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड वेल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू हैव अ नाइस डे एंड नाइट। सी यू सून।